दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू हो चुके हैं और इस चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी जमीनी मुद्दों के साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात होनी शुरू हो गई है जो अकेले अपने दम पर इस पूरे चुनाव को हर बार प्रभावित करते हैं, जिनके सिर्फ नाम के आगे ही सारे मुद्दे किनारे हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि इनके सिर्फ एक इशारे से यूपी की सियासत तय हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूपी के उन बाहुबलियों की जिनके आसपास पूरा यूपी चुनाव घूमता रहता था और आज भी कुछ हद तक घूमता है। बाहुबली इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने खौफ से अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया है और जिस पर ना कोई सवाल करता है और ना ही कोई विरोध, और जब कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है। तो आखिर कौन है ये बाहुबली और कैसे यूपी चुनाव में ऐसे बाहुबलियों की कहानी शुरू हुई, आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। 80 का दशक था, कांग्रेस के हाथ से सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुर्सी फिसलती नजर आ रही थी। ऐसे हालात में कांग्रेस ने वो किया जिसकी वजह से आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदनाम है। इसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए युवाओं के हाथों में बंदूकें पकड़ा दी। नए नए बिगड़े जवान लड़कों ने बूथ कैप्चरिंग और मर्डर के जरिए कांग्रेस का रास्ता तो तैयार कर दिया, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस का किला सचमुच ढह गया और जिन लड़कों के हाथ में कांग्रेस ने बंदूक छोड़ी थी उन्हें समझ आ गया था कि बंदूक चलाने के लिए सत्ता का साथ होना जरूरी है, और हथियार और सत्ता के इसी कॉकटेल से यूपी में एक नई जमात पैदा हुई जिसे हम बाहुबली कहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बाहुबलियों के बारे में बताएंगे जिनसे एक जमाने में पूरा यूपी थर-थर कांपता था। हरिशंकर तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाहुबली शब्द की शुरुआत होती है हरिशंकर तिवारी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गैंगस्टर या बाहुबली इन्हीं की देन है। बात है 1970 के दशक की, जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दो छात्र नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही अपना गुट चला रहे थे। उस दौर में पूर्वांचल के गांव से लेकर पूरे यूपी में जातिवादी हावी था और वर्चस्व की जंग सिर्फ दो लोगों के बीच थी। हरिशंकर तिवारी जो ब्राह्मणों के लीडर थे और वीरेंद्र शाही जो ठाकुरों के सरदार थे। इन दोनों के बीच का टकराव इतना भयानक था कि आए दिन गोलीबारी, बम से हमले, मारपीट ये सब आम बात थी। बाकायदा माइक से अनाउंस किया जाता था कि लोग घरों से ना निकलें, क्योंकि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक गोलीबारी होगी। इनका गैंगवार इतना भयंकर था कि बीबीसी तक ने अपने रेडियो पर इनकी गोलीबारी सुनाई थी। लेकिन आगे जाकर बात बदल गई और ये दोनों राजनीति में घुस गए। साल 1985 में गोरखपुर की चिलुआपार सीट पर हरिशंकर तिवारी चुनाव जीते और ये पहली बार था कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार जेल की सलाखों के पीछे रहते ही चुनाव जीता था। इन्हीं की तरह वीरेंद्र प्रताप शाही भी लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे। उस वक्त दोनों बाहुबलियों को दबंग विधायक का नाम मिल गया था, लेकिन सियासत में आने के बावजूद वर्चस्व की जंग जारी थी। हरिशंकर अपने रॉबिन हुड वाली छवि के दम पर चिलुआपार विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक चुने गए, तो वहीं वीरेंद्र शाही 2 बार विधायक बने। दोनों ने राजनीति में आने के बाद हथियार तो छोड़ दिए, लेकिन उनके गुट के लोग खून की हेवलियां खेलते रहे। देखते ही देखते पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुई गैंग वॉर ने पूरे प्रदेश के नक्शे को गुनाहों से लाल कर दिया। इसी कहानी में साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी से जुड़ा, जिस पर रंगबाज वेब सीरीज भी बन चुकी है। श्री प्रकाश ने हरिशंकर के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र शाही को राज्य की राजधानी लखनऊ में गोलियों से भून दिया और इससे हरिशंकर और श्री प्रकाश का खौफ बढ़ गया। हरिशंकर पूरे 22 साल तक चिलुआपुर सीट पर विधायक रहे। उन्होंने बीजेपी, सपा और बसपा की सरकारों में कई मंत्रालय संभाले। चिलुआपार में आज भी उनका रुतबा वही है जो 80 के दशक में हुआ करता था। इनके बारे में कहा जाता है कि आप हरिशंकर तिवारी को गैंग वॉर शुरू करने वाला दबंग माने या रॉबिन हुड समझकर उनसे प्यार करें या नफरत, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजा भैया। उत्तर प्रदेश की राजनीति चाहे जिस लहर में बहे, प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके के राजा भैया और रघुराज प्रताप की हनक अलग ही रहती है। सरकार किसी की भी हो, उनका इतिहास बताता है कि उनकी जिंदगी राजनीति, अपराध और करप्शन का ऐसा गठजोड़ है कि इस पर आवाज उठाने वाले किसी भी इंसान की हालत बद से बदतर कर दी जाती है। राजा भैया कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि साल 2017 में निर्दलीय खड़े होने के बाद भी उन्हें उस क्षेत्र के 50% वोट मिले थे। उनकी दबंगई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम तरह के आपराधिक रिकॉर्ड रहने के बावजूद वो लगातार 5 बार कुंडा से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। ये अपना खुद का जनता दरबार चलाते हैं, जहां पर ये लोगों के फैसले लेते हैं।
आपको बता दें कि पहली बार राजा भैया 1993 में विधायक बने थे। ये अखिलेश यादव की सरकार से लेकर कल्याण सिंह की सरकार तक में मंत्री रह चुके हैं, यानी इन्हें हर पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि कानून को आंख दिखाने वाले राजा भैया कानून की पढ़ाई कर चुके हैं। मायावती सरकार ने इन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था, जिसमें पोटा के तहत उनको और उनके पिता उदय प्रताप सिंह को जेल भेज दिया गया था। उनके ऊपर डकैती, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे तमाम केस दर्ज हैं। इतना सब होने के बावजूद कुंडा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में राजा भैया का अपना दबदबा है। मायावती की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज भी राजा भैया की रसूख ऐसी है कि उनके सामने चुनाव में खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करता। अतीक अहमद, जगह थी इलाहाबाद और साल था 1975, जब एक तांगे वाले का बेटा अपनी गरीबी से तंग हो गया था और उसे जल्दी अमीर होने का फितूर चढ़ गया था। 17 साल की उम्र में ही उस पर पहले मर्डर का आरोप लगा। इस बच्चे का नाम था अतीक अहमद। अतीक जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही अपने इलाके चकिया और आसपास की जगहों पर रंगदारी वसूलने लगा। उसकी इस दादागिरी का फायदा उस टाइम की पुलिस और नेताओं ने उठाया और इलाहाबाद के बड़े डॉन चांद बाबा के सामने उसे खड़ा कर दिया। पुलिस और नेताओं के शय मिलने पर अतीक एक बड़ा गुंडा बन गया। साल 1989 में उसने राजनीति में कदम रखा और चुनाव भी जीत गया। इसके बाद उसने चांद बाबा और उसके गैंग का किस्सा भी खत्म कर दिया। लेकिन कभी पुलिस के दिए हाथ से अपराध जगत में कदम रखने वाला अतीक पुलिस के लिए नासूर बन गया था। वो अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए कुख्यात है। चांद बाबा की मौत के बाद तो अतीक का खौफ ऐसा फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम की सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसी वजह से 1991 और 93 में वो लगातार निर्दलीय चुनाव जीता। साल 2005 में उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन अपने ही राइट हैंड राजू से वो चुनाव हार गया। ये बात अतीक को इतनी खल गई कि उसने जनवरी 2005 में राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। ये घटना बताती है कि उसका दबदबा कितना था। लेकिन फिर 2007 में जब मायावती की सरकार आई तो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। तब से लेकर आज तक अतीक ने जितने भी चुनाव लड़े सब हारे और आज भी ये बाहुबली जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अभी भी इसमें अपने क्षेत्र की सत्ता पलटने का मादा है। मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी वो बाहुबली हैं जो 21 साल से एमएलए हैं और 12 साल से जेल में बंद हैं। क्राइम की दुनिया में पहली बार मुख्तार का नाम 1988 में आया था, जब एक लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय के मर्डर में मुख्तार का नाम उछला। ये वो समय था जब गाजीपुर जिले में ब्रजेश सिंह गैंग का सिक्का चलता था और जाहिर है कि मुख्तार का बढ़ता कद नई दुश्मनी और गैंग वॉर की ओर इशारा कर रहा था। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बने थे। इसी साल उनका नाम एएसपी पर हमले में भी आया था और एमएलए बनते ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट निकला साल 2002 में, जब ब्रजेश सिंह ने मुख्तार पर हमला कर दिया। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए और खुद ब्रजेश सिंह घायल हो गए और यहीं से मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभर गए। आपको बता दें कि साल 2005 में मऊ हिंसा भड़काने में इनका नाम था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर इसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया और 2005 से वो जेल में बंद है। अंसारी का सबसे बड़ा कांड था जेल में बंद रहकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतारना। इस हमले में 6 लोगों ने 400 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई थी। आज मुख्तार जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उनके बाहुबली वाले रुतबे में बहुत कमी नहीं आई है। तो ये थे दोस्तों वो बाहुबली जो उत्तर प्रदेश की सियासी कुर्सी को अपने दम पर हिला देने की ताकत रखते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आप तक भी पहुंच सकें।